जी नमस्कार। छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। भटकती सियासत, टूटती मर्यादा। दरअसल हम देख रहे हैं कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तो जो बोल वचन है या कहना चाहिए कि जो अभद्र भाषा है या जो किसी को आहत करती है या जिसको हम हेट स्पीच कहते हैं उसका वो दायरा बढ़ता जा रहा है। तो लोकतंत्र में मर्यादित भाषा को सर्वोच्च माना गया है। सड़क से लेकर सदन तक जब भाषा को की मर्यादा टूट जाए तो कीचड़ उछलना लाजमी है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों चुनाव प्रचार के दौरान भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है। कभी सिर फोड़ने वाली बात होती है तो कभी कोई और असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। छत्तीसगढ़ को करीब से जानने वालों के लिए ये चलन थोड़ा नया है। यहाँ राजनीति भी आपसी सौहार्द की मिसाल रही है, लेकिन आज मुद्दों से भटकती राजनीति भाषाई मर्यादा भी खोती जा रही है। हम आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, पर शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं कि हाल में जो बातचीत हुई जिसको हम बिलो द बेल्ट बोलते हैं, उन बयानों पे कि ऐसे क्या बयान थे जिससे कि हम इस पर बातचीत कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं। एक तरफ तो दुहाई दे रहे हैं कि हमारे नेताओं के बारे में कांग्रेस के लोग टिप्पणी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार के अनर्गल आपत्तिजनक बयान जारी करके पूरी पार्टी को अपमानित करने के काम कर रही है। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी का यह जो चरित्र है कोई नया नहीं है। उस वीडियो में उन्होंने जिस मुहावरे का प्रयोग किया है, जिसकी पूंछ का प्रयोग किया है, लगभग भारतीय जनता पार्टी का वही चरित्र है। वो भी कभी सीधी नहीं हो सकती। बिल्कुल कांग्रेस के संस्कार में ही खराब है और उनके जिन्स में ही ये है कि वो यहाँ के लोगों का अपमान करे, राष्ट्र के सबसे बड़े नेता का अपमान करे, दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर नेता का अपमान करे। ये उनकी मानसिकता रही है और उस मानसिकता से उबर नहीं पा रही है, क्योंकि उनको सीधा सीधा दिख रहा है कि उनकी हार सुनिश्चित है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल बढ़े हैं, उसके कारण से वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहे। तो ये हार को लेकर नेताओं की बयानबाजी हो रही है, ऐसा जो है अभी कश्यप जी कह रहे थे। दरअसल हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ये बात कहा था कि आप हेट स्पीच ना दें और ऐसी बात ना बोलें जिससे कि कोई आहत हो, और उन्होंने धर्म और राजनीति को लेकर भी बातचीत कही थी। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कई बार चेताया कि आप इसके चुनाव आयोग ने भी एक आचार संहिता जारी की जिसमें उनने भी बहुत सारी हिदायत दी। बावजूद इसके हम देखते हैं कि जो नेता हैं, और ख़ास करके छत्तीसगढ़ जो है वो अपने आप में एक सौहार्द के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग शांत हैं, यहाँ पे लोग इस तरह की बातचीत नहीं करते, पर चुनाव नज़दीक आते आते ये कहीं ना कहीं बातें बिगड़ रही है। तो ये भटकती सियासत और टूटती मर्यादा पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ श्रुति शुक्ला जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, उनका भी स्वागत है। तो चलिए हम सबसे पहले रविंद्र भाई आप ही से बात करते कि ये जो कवासी लखमा का जो बयान है जिसको आपत्तिजनक मान के बाद में बीजेपी ने कांग्रेस को भी अलग अलग तरह से, चाहे वो उसके पहले कांग्रेस के लोगों को उन्होंने कार्टून में घेरा हो या फिर कोई उपमा किसी से दी हो पूछ की, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही है। चरणदास महंत का जो राजनांदगांव में बयान हुआ था, जो बोला था उन्होंने, जिसके बारे में उन्होंने बाद में खेद भी व्यक्त किया कि मेरा कतई आशा ये नहीं था। उसके बाद डिफ़ाल्टर शब्द को लेके पकड़ लिया। तो क्या मुझे लगता है कि ये मतलब चुनाव के समय ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं या ये बातें महत्वपूर्ण है कि चुनाव में जनता के लिए आप लोगों का जो घोषणा पत्र है, जो आप वादा करने जा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है? मगर अभी देख रहे हैं कि सारी चीज़ें नेपथ्य में चली गई, नेताओं के ये जो बयानबाजी वो सबसे ऊपर आ रही है। जी रविंद्र जी। जी, ये पिछले 3-4 चुनाव से हमने लगातार देखा। जब भी चुनाव के समय जब आगे से हटता है या अविश्वास की भावना उस पर की है, हमेशा हेट स्पीच की बात होती है। 2-3 चुनाव लगातार मुद्दे से खिलाफ होते हैं और ये इस तरह शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जबकि वास्तव में जरूरी है, जनता से जुड़ा मुद्दा है। जब आत्मविश्वास खोता है तभी कहता है। छत्तीसगढ़ में लगातार देख रहे हैं शुरुआत कैसे हो रही कांग्रेस से, लाठी मारते, फिर कवासी लगता है कह रहा मरेगा और मोदी में। इसके अलावा सरजू टेकाम की उपस्थिति में जब बैठे थे तब उन्होंने कहा था नेता गला काट देना, क्या जिम्मेदारी? ये है
ये तो हिंसात्मक है, हिंसात्मक शब्दावली है। अब नहीं मालूम कांग्रेस तेरी हुई क्यों, दबाई क्यों हिंसात्मक गतिविधियों की ओर भी आगे आने लगी है। उसके बाद की जब चरणदास मान खेद व्यक्त करते हैं, उसके डिफेक्टर शब्द भी कहते हैं, तो अफसोस होता है कि पहला जो उनका दिखावा था, जो अफसोस जाहिर करना, निश्चित रूप से जी केवल और केवल ठीक है दिखावा रविंद्र था, जी। उनके मन में कपट थी, जी श्रुति उनके जी, मन में कपट। श्रुति जी दूसरी बात, एक मिनट रविंद्र भाई, हम लोग फिर बातचीत करेंगे, थोड़ा सा आप माइक ठीक कीजिएगा, मैं आपको फिर जोड़ता हूँ। श्रुति जी, मैं एक बात कह रहा हूँ कि डॉक्टर चरणदास महंत बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कबीर पंथ से आते हैं, वो छत्तीसगढ़ी बोली भाषा भी जानते हैं, पर वो ऐसी बात कहते हैं, बाद में उनको खेद व्यक्त करना पड़ता है, वो बात अर्थ का अनर्थ हो जाता है। फिर वो पत्रकारों से बातचीत करते करते फिर एक शब्द बोलते हैं जिसको बीजेपी पकड़ लेती है। हम ये देख रहे हैं कि पिछले अगर 2014 के चुनाव से अब तक बीजेपी में ये कम से कम ये हुनर है, या उनके लोग इतने होशियार हैं कि आप कुछ भी बोलेंगे तो वो उसके अर्थ को आगे तक ले जाते हैं, और आपको हर बार इसका नुकसान उठाना पड़ता है कि आपके नेताओं के जो वचन है वो राष्ट्रीय स्तर से लेके छत्तीसगढ़ तक जो जिस तरह की बोल वचन हो रहा है, और फिर उसके बाद रिएक्शन आ रहा है बीजेपी का, तो इस पूरे चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा जय जोहार। और सुभाष जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि महंत जी बहुत सरल स्वभाव के नेता के नाम से जाने जाते हैं, बहुत सुलझे हुए और बहुत ही कहना चाहिए कि शांत प्रभाव के जनप्रतिनिधि हैं। वो बहुत ही शांत व्यवहार के जनप्रतिनिधि हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि महंत जी ने पहले जो लाठी मारने वाला जो बयान दिया था, तो वो तो छत्तीसगढ़ी हाने के रूप में उन्होंने उसका प्रयोग किया था, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने अर्थ का अनर्थ निकाला। इसके बाद फिर उन्होंने जो भी बयान ऐसा कुछ भी दिया है, तो उन्होंने अपने बयान पर मतलब सोशल मीडिया में भी, मीडिया में भी और सार्वजनिक तौर पर उन्होंने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है और माफी मांगी है। और इन्होंने बात की है भारतीय जनता पार्टी ने कवासी लखमा जी के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कवासी लखमा जी ने अपने गोंडी भाषा का प्रयोग करते हुए सिर्फ इतना कहा है कि जीतेगा तो कवासी लखमा ही और नरेंद्र मोदी को राम राम। तो ये मतलब पक्ष विपक्ष की एक सामान्य प्रतिक्रिया होती है, जिसे ये बढ़ा चढ़ाकर और गलत तरीके से जनता के सामने पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी सुभाष जी कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस के लिए करती है। आप देखिए छत्तीसगढ़ से इनके जो कैबिनेट मंत्री हैं और इनके भाजपा के जो आदिवासी नेता हैं, वो किस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये लोग कांग्रेस के लिए बोलते हैं कि ये लोग आतंकवादी हैं, ये रोहिंग्या हैं, और दुनिया भर की गलत गलत संस्थानों से कांग्रेस पार्टी का ये लोग तुलना करते हैं। तो आप इनकी सोच देख लीजिए कि इनकी जो सोच है, इनकी मर्यादा है, वो कहाँ तक है। अनेक प्रकार के विवादित बयान ये कांग्रेस पार्टी को लेकर देते आए हैं। ये केदार कश्यप जी ने तो इतना भी कह डाला कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी की तुलना पाकिस्तान से कर दी। अब बताइए, इस प्रकार से धर्म और राजनीतिक मुद्दों पर गलत टिप्पणी करना और इस तरीके की अमर्यादित बातें करना, ये भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित संस्कार है। और अगर कांग्रेस में किसी नेता ने ऐसा कह भी दिया, तो उन्होंने अपनी बातों पर खेद व्यक्त किया था। जिस तरीके की गिरी हुई बातें इनके नेता करते हैं, कभी ये कांग्रेस की तुलना कुत्ते की पूंछ से करते हैं, कभी ये कांग्रेसियों को आतंकवादी पाकिस्तानी कहते हैं। तो इस तरीके की जो मतलब घटिया तरीके के शब्दों का प्रयोग करना, ये हमारे संस्कार में नहीं है। हाँ, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार को जरूर दर्शाता है। अच्छा, तो रविंद्र जी, श्रुति जी जो बोल रही हैं, रविंद्र जी, श्रुति जी ने कहा कि भाई ये अपने पक्ष को कह रही कि हमारे अगर चरणदास महंत ने गलती की तो उन्होंने खेद व्यक्त किया, क्षमा मांगा, पर आपके लोग क्षमा नहीं मांग के उल्टे जो है कांग्रेस को कभी कुत्ते की पूंछ कह रहे हैं, कभी आतंकवादी कह रहे हैं, कभी उनके घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र बता रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें दोनों पक्ष से कही जा रही हैं, पर उनको वो कह रही कि भाई ठीक है, हमारे यहाँ गलती हुई है तो हमने उस पर खेद व्यक्त किया है, पर ये बात का बतंगड़ कर रहे हैं। और जिस कवासी लखमा के बयान को लेकर बवाल अभी मचा है, तो ये कह रही कि भाई वो गोंडी भाषा में अपनी बात कर रहे थे, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की जिसको लेकर इतनी बात बढ़ाई जा रही है। अब कांग्रेस की प्रवक्ता है और टीवी डिबेट में बैठी हैं, तो निश्चित रूप से गलत भी है तो उसको सही ठहराने का प्रयास करिए। अब उनका राजनीतिक धर्म हो सकता है, व्यक्ति एक बार गलती करता है तो समझ में आता है गलती कर रहा है, और बार बार गलती करता है तो हमको समझ में आता है कि वो जानबूझ के गलती कर रहा है, तो मानव से कर रहा है।
एक बार कह दिया चरणदास महंत जी ने और खेद व्यक्त कर दिया तो चलो समझ में आ गया कि ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर कहना डिफाल्टर, तो ये उनकी भावना दिखाती है, उनका प्रधानमंत्री के प्रति दुर्भावना को दिखाता है और उनके संस्कार को दिखाता है। खेद व्यक्त कर देना उसका और वही गलती करना, कि क्या दिखाता है सुनती थी, जरा बताइएगा। और दूसरी बात, कवासी लखमा कि क्या कहते हैं, कवासी लखमा और मरेगा नरेंद्र मोदी। दूसरी बात, मैं इसी का और कई रूपों में आपको बताता हूँ कैसे कांग्रेस हिंसात्मक होते जा रही है ना। एक, चरणदास महंत जी ने कहा लाठी मारेंगे, लाठी मारना चाहिए, ठीक, ये इन्होंने कहा मरेगा मोदी। तीसरा, इंद्र शाह मंडाली की उपस्थिति में सरजू के काम ने चौकी में मानपुर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है तो मार देना। आप अब सब भी नहीं कह रहे हैं, आप हिंसात्मक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रहे हैं और किसी की जान को भी मतलब सस्ता समझ रहे हैं। राजनीति में कम से कम हिंसात्मक मत हो। एक स्पीच का तो मैं सुनाऊंगा तो आपको आश्चर्यचकित हो जाएगा। आप नरेंद्र मोदी जी के लिए कभी नीच आदमी कहते हैं, कभी मौत का सौदागर कहते हैं, और मैं फिर जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, व्यक्ति जब अविश्वासी हो जाता है, उसके अपने कार्यों पे भरोसा नहीं होता, उसके रीति नीति पे उनको भरोसा नहीं होता, सभी वो बदजुबानी करता है। और एक काम कांग्रेस कर रही क्योंकि उन्हें तय है कि 11 की 11 सीट हारेंगे और 40 सीट भी छत्तीस पूरे देश में उनकी नहीं आने वाली, क्योंकि पूरे देश में 400 से ज्यादा सीट भाजपा की आएगी। इसी जय और पराजय को समझकर कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं सब कुछ देख रही है। अगर आप कवासी लखमा की बात का बतंगड़ बना रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो एक पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उन्होंने अपना भाषण दिया था कि भाई जीतेगा तो लखमा और मोदी को राम राम। तो इस प्रकार की बातों में अर्थ का अनर्थ निकालना ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। आपकी भारतीय जनता अच्छा श्रुति जी, चलिए मैं अपने आप दोनों शांत रहे, मैं अपने एडिटर से बोलता हूं कि वो जो है आपको थोड़ा बयान भी सुना देंगे। अगर आपको बयान सुनना हो तो मैं बयान भी सुना दूंगा कि किसने क्या बोला है, तो आप ये बयान भी सुन सकते हैं, कि आप सुन के भी बात कर सकते हैं। जी देखा जाता। श्रुति जी, आप थोड़ा इनको बोलने दीजिए रविंद्र जी को, फिर मैं आपके पास आता हूँ। श्रुति जी, अब मैं आपको 2-3 बातों की और ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि कैसे भूपेश बघेल जी मतलब मर्यादित शब्दावली का उपयोग करते थे। हमारे अजय जामवाल जी आए थे, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री, उनके कहते थे कि कौन जाम वाला है भाई, कौन सा जाम पीते हैं हमको क्या मालूम, जाम वाले कि आम वाले। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते थे जगत प्रकाश नड्डा जी, भूपेश बघेल जी कहते थे हम एक ही नड्डा को जानते हैं जो बचपन से खाते थे, ये कौन सा नड्डा भी हम नहीं जानते। तो इस तरह की शब्दावली कि कांग्रेस का एक चरित्र बनते जा रहा है, और उसका कारण क्या है कि वो मुद्दों से भटक चुकी है। इसी के कारण छत्तीसगढ़ में उनकी पराजय हुई। शब्दों की मर्यादा भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं खोती है। अब रही बात कहावत का अर्थ क्या होता है, तुलनात्मक मत बताता हूँ। जैसे केदार कश्यप जी ने कहा कि भाई उनका कुत्ते की पूंछ की तुलना की जाती है ना, वो डायरेक्ट राहुल गांधी को नहीं कहा गया। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने डायरेक्ट किनको कहा, नरेंद्र मोदी जी को नीच आदमी है, ऐसा हम नहीं कहते। और बोला भी जाता है यदि किसी की लहर चल रही है तो वहाँ काले कुत्ते को भी खड़ा कर दो तो जीत जाए। इसमें दुर्भावना की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संस्कार से भटकती नहीं है, ना ही क्या कहते हैं डायरेक्ट वार करती जैसे कांग्रेस के लोग करते हैं। और उसका कारण है कि कभी 400-450 सीट लाती थी कांग्रेस, आज 40 सीट नहीं ला पा रही, तो उनकी बौखलाहट को हम समझते हैं। लेकिन लोकतंत्र में बौखलाहट कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं खोना चाहिए। आज स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ तरीके से लड़िए, जनता आपका सम्मान करेगी। और आज जय है पराजय है तो कल जय भी होगा, लेकिन इस तरह आप बोलेंगे तो निश्चित रूप से आपको पराजय को ही स्वीकार करेंगे। और जनता जो की समझती है मैच्योर्ड लोकतंत्र है हमारा, एकदम मैच्योर्ड लोकतंत्र है, भाजपा की गरिमा को और सबको समझती है, इसका परिणाम देती है। जी श्रुति जी, बोलिए अब आप। जी सुभाष जी, मैं हमारे बड़े भाई रविंद्र जी से यही कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनका ये चरित्र है कि कम से कम कांग्रेस के नेता अगर ये कोई ऐसी बात कह देते हैं तो वो बाद में अपनी गलती का पश्चाताप तो कर लेते हैं, उन्हें उस चीज का वो खेद व्यक्त करते हैं, वो सार्वजनिक तौर पे माफी मांगते हैं। लेकिन मैं मतलब ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतना अति आत्मविश्वास है और इतना इनके अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा है कि ये कभी भी अपनी गलती ना तो स्वीकार करना चाहते हैं, ना तो माफी मांगना चाहते हैं। ये अनेक प्रकार की कांग्रेस के जो टिप्पणियों की बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कवासी लखमा एक ऐसे बस्तर के एक ऐसे आदिवासी नेता हैं
जो लगातार चुनाव में जीत हासिल करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बस्तर में इनका ये भय है, जो इस तरीके का वो सामान्य पक्ष विपक्ष का एक भाषण देते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि आएगा तो कवासी लखमा ही और मोदी जी को राम राम, ये एक सामान्य सा शब्द था जिसका इन्होंने विपरीत अर्थ निकालकर अर्थ का अनर्थ बनाने की इन्होंने कोशिश की है। और अनेक प्रकार की मैं ऐसे ही बातें आपको बता दूंगी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के ऑथेंटिक पेज में लिखा हुआ था, मतलब छत्तीसगढ़ के ही आप बीजेपी के सोशल मीडिया के पेज में देख सकते हैं सुभाष जी। उसमें लिखा हुआ था कि देखिए कांग्रेस पार्टी जो है ये गले तक गंदगी में डूबी है। अब आप देखिए इनका राजनीति करने का स्तर देखिए, इस पे हमारे भाई रविंद्र जी क्या कहना चाहेंगे। इसके बाद इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल है उसमें लिखा हुआ था कि अमेठी की जो सीट थी ये गांधी परिवार की परंपरागत सीट थी। मतलब उस टाइम पे स्थिति ये थी कि गांधी परिवार का कुत्ता भी अगर अमेठी सीट से चुनाव लड़ता तो वो जीत कर आता। लेकिन अब जो है इनका स्थिति इतना बदतर हो चुका है, कुत्ते से भी बदतर हो चुका है। चलिए ठीक है, आपने कांग्रेसियों की तुलना कुत्ते से करी, ठीक है, लेकिन आपने उसके साथ साथ अमेठी की जनता का, पूरे भारत देश की जनता का अपमान किया है। आप क्या कहना चाहते हैं कि अमेठी की जनता एक कुत्ते को वोट करती थी? आप इस तरह के आप शब्द कह के ना कहीं अपने अहंकार, आपका जो अहंकार है ना वो दिखाता है। और इस तरीके की बातें करके आप पूरे देश की जनता और अमेठी की जो जनता है ना उसका अपमान कर रहे हैं। और ये जो मोदी की गारंटी और ये जो 400 पार का ये जो नारा लगाते हैं ना, ये जो जिस तरीके की बातें करते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि 400 पार का नारा इनका सफल होगा। और ये चीज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी समझ आ चुकी है कि इनका अहंकार ही इनको एक दिन ले डूबेगा। जिस प्रकार की बातें इनके कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने की थी कि कांग्रेसी रोहिंग्या है, आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, क्या इस बात में खेद व्यक्त किया जा सकता है क्या? रविंद्र जी आप मुझे बताइए। ये तो सब कुछ जानी समझी सोची समझी हुई बातें हैं। और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेता, यहाँ तक कि हमारे देश के सर्वोच्च पद में बैठे नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, उनके द्वारा भी हमेशा हमारे देश की बहू, हमारे देश की महिला सोनिया गांधी जी के लिए अपशब्द कहा गया है। अनेक बार उनके लिए सुर्पनखा और बारगल जैसी बातों की टिप्पणी, उनके ऊपर ऐसे शब्दों की टिप्पणी की गई है। उनके ऊपर शशि थरूर की पत्नी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी ने टिप्पणी की थी। शशि थरूर की पत्नी को उन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। तो इस प्रकार की बातें देश के एक सर्वोच्च पद में बैठा हुआ व्यक्ति अगर करता है और उसे अपनी बातों पर, बोली हुई शब्दों पर अफसोस भी नहीं होता, तो आप सोचिए कि हमारा जो देश है ये किस दिशा में जा रहा है। कि ना तो आप किसी का सम्मान करना तो छोड़िए, आप तो देश की महिलाओं का भी सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। प्रवीण जी, श्रुति शुक्ला जो है आपको नई प्रवक्ता लग रही है, पर बात तो ठीक कह रही। चलिए बताइए क्या कहना है इनके बातचीत का। यही राहुल गांधी जो महिलाओं के बारे में बोलते थे ना कि महिलाओं को छेड़ने के लिए पुरुष मंदिर जाते हैं। भूल गई आप? महिलाओं का मान सम्मान की बात कर रहा है, अपने राहुल गांधी के व्यक्तित्व को भूल गए। मंदिर क्यों जाते हैं पुरुष बोले? महिलाओं को छेड़ने के लिए। और हमको महिलाएं के बारे में बताइए, मत बताइए। जिस सोनिया गांधी की आप तारीफ कर रहे हैं ना, वो मोदी जी के लिए मौत का सौदागर शब्द का उपयोग करते थे। भूल गए उस चीज को? आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, उन्हीं महिलाओं के मुख से सुन लीजिएगा। और वही क्या कहते हैं, नीच आदमी दुष्ट आदमी जहरीला सांप देश के प्रधानमंत्री होते हुए बोलते थे। तब कांग्रेस की संस्कृति समझ में नहीं आती है। आप क्या कहते हैं, तर्कों से बोल देंगे पुराना ऐसा होगा। पहले अभी रिसेंटली का देख लीजिए, जहरीला सांप, रंगा बिल्ला। आपको बताओ, कांग्रेस के प्रवक्ता लोग नरेंद्र मोदी जी को रंगा बिल्ला बोलते हैं। उसका अर्थ समझती है आप? रंगा बिल्ला क्या होता है? रेप कांड में फंसे हुए थे, वो रंगा बिल्ला थे। कांग्रेस उसकी तुलना करती थी। और हमको संस्कृति और हमको संस्कार की बात बताएंगे आप लोग? पहले समझिए किससे तुलना कर रहे हैं। रही बात मैं बता रहा हूँ, इतना आप लोग लोकतंत्र का सम्मान करते हैं ना कि मतलब कहते हैं अमेठी की जनता का आपने अपमान कर दिया। मैं एक दो उदाहरण बताता हूँ आपको। 2018 में आपने छत्तीसगढ़ में चुनाव जीता, आपने कभी ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। कर्नाटक में चुनाव जीता, आपने ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। आप राजस्थान पे जीते, ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। अभी हार गए तो ईवीएम की प्रश्न चिन्ह उठा रहे। ये लोकतंत्र का अपमान है, ये इलेक्शन कमीशन का अपमान है, संविधान इलेक्शन कमीशन उसका अपमान है। भूपेश बघेल जी ने राजनांदगांव में क्या कहा कि 400 कैंडिडेट खड़े करूंगा ताकि पूरे बैलेट पेपर से हो, ईवीएम से चुनाव ना हो। इतना असंवैधानिक बात। संवैधानिक संस्था की जो प्रक्रिया उसको तोड़ने की बात बोले भूपेश बघेल। 400 लोगों को खड़ा कर देते ताकि ईवीएम को रखने की आवश्यकता न पड़े और बैलेट से तो ये चुनाव हो। ये आप लोग की संस्कृति है लोकतंत्र का अपमान का। और हमको बताएंगे, हमने कह दिया अमेठी में तो उसको
हम लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं करके। इसके अलावा जब राहुल गांधी को जयपुर हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी थी तो आप लोग मौन कह के विरोध किए थे पूरे देश में। आप लोग लोकतंत्र का और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हो ना, दिखता है। भारतीय जनता पार्टी अपमान नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी हर चीज को स्वीकार। ईवीएम का शुरुआत किसने किया? कांग्रेस ने शुरुआत की। हमने हमेशा उसका समर्थन किया है। जहां आप जीते तो यशोदा का नंद लाला लगता है ईवीएम, आप गले से लटका के सुनते, और जहां पराजित होते तो वही गब्बर सिंह लगने लग जाता है आपको। ये आप लोग का संस्कृति है। लोकतंत्र का सम्मान भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करते आई है। जब भी हमारे ऊपर आरोप लगा चलो अब रविंद्र जी, रविंद्र भाई, चलिए अभी बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। अच्छा श्रुति, रविंद्र भाई, रविंद्र जी आप थोड़ा शांत हो जाए। अच्छा श्रुति बोलिए। चलिए रविंद्र जी थोड़े चुप हो रहे हैं, आप बोलिए। देखिए रविंद्र जी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू जी थे ना, इन्होंने ही ईवीएम के ऊपर अपनी बात रखी थी कि भाई ईवीएम है तो हमें किस बात की चिंता है। ये वीडियो तो ऑथेंटिक था। ये मतलब कि जो आप लोग जिस प्रकार से बनावटी वीडियो बनाते हैं ना, उसी की बातें अगर भारतीय जनता पार्टी ना ही करे तो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के आज उस रास्ते पे खड़ी है कि वो लोकतंत्र को खत्म करके सब कुछ एक तरफा चाहती है, विपक्ष को खत्म करना चाहती है। यानी सीधे सीधे से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। यानी इस बार का जो लोकसभा चुनाव है ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र को बचाने के लिए चलो रविंद्र जी, भारतीय जनता रविंद्र पार्टी भाई, करने का प्रयास। रविंद्र भाई थोड़ा आप शांत रहेंगे, श्रुति को बोलने दीजिए। रविंद्र भाई फिर अभी आपको मौका देते हैं, श्रुति को बोलने दीजिए। श्रुति जी बोलिए। जी, मैं वही कहना चाह रही हूँ सुभाष जी, हमारे बड़े भाई रविंद्र जी से, कि देखिए ये लोकतंत्र की बातें भारतीय जनता पार्टी ना ही करे तो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी आज उस रास्ते पे खड़ी है कि ये सभी विपक्षी दलों को खत्म करके ना एक तरफा अपना ही सब कुछ देश में चलाना चाहती है, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। अगर आज ये लोकसभा का चुनाव है तो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र को बचाने के लिए। और अगर ईवीएम की बात आप कहेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगी कि छत्तीसगढ़ के जो भाजपा के युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे अमित साहू जी, उनका ही स्टेटमेंट आया था ईवीएम के ऊपर कि भाई ईवीएम है तो हमें किस बात की चिंता। यानी कि ये वीडियो तो ऑथेंटिक था। भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस ने भी इस तरीके का वीडियो को छेड़खानी करके ना वीडियो को एडिट नहीं किया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये आपके नेता ही इस बात से स्पष्ट हैं कि भाई देखिए ईवीएम है तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है। और रविंद्र जी आप ना मुद्दों को भटकाने वाली बात कर रहे हैं। अनर्गल बातें जो करना है ना वो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अब ये कैसे मैं आपको बताती हूँ। देखिए अनेक प्रकार की उल्टी सीधी बातें करके भारतीय जनता पार्टी अपने ही बुने हुए जाल में जो है ना फंस चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी रविंद्र जी कि भारतीय जनता पार्टी कौन होती है, बीजेपी कौन होती है किसी को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाली? अरे कांग्रेस तो वो पार्टी है जिन्होंने आजादी के समय भी देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो हमें राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी से या किसी और से लेने की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता किस स्तर के हैं मैं आपको बताना चाहूंगी। गुजरात के एक दलित परिवार के नाम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ना लगभग 11 करोड़ 14 हजार रुपए का इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा था। अब बताइए उस गुजरात के उस दलित परिवार के लोगों ने ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। तो इस स्टेज में है भारतीय जनता पार्टी कि ये देश की जनता को लूटने का, उन्हें बर्बाद करने का जो है काम कर रही है। और ऊपर से इस तरीके की हेट स्पीच देकर पूरे देश में नफरत का, भेदभाव का वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। आज ये जो हमारे देश में माहौल है भेदभाव का, डर का और ये धर्म का, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कारण है। आज हमारा देश किस तरह में चुनाव जीता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन इस तरीके की धर्म की बातें कर करके, हेट स्पीच दे करके ये पूरे देश में जो है धर्म का, भेदभाव का, नफरत का माहौल पैदा कर चुके हैं। और निश्चित ये जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, ये जो मोदी की गारंटी है, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ मुद्दों को भटकाने वाली और ये सिर्फ जनता को भटकाने वाली बातें हैं। सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय किए जाने वाले झूठे वादे हैं। और बहुत जल्द ही मैं कहना चाहूंगी आपको हमारे भाई जी कि आपको जनता बहुत जल्द ही, रविंद्र जी, जनता आपको जवाब चलो देगी। श्रुति, जनता जो जवाब देगी अभी वो हम देखेंगे कि बस्तर का प्रथम चरण का चुनाव, उसके बाद 11 सीटों का चुनाव होगा और देश में पूरे लोकसभा का चुनाव होगा और हम 4 जून को देख लेंगे कि जनता ने किसको क्या जवाब दिया है। सवाल वो नहीं है कि जनता किसको क्या जवाब देगी, क्योंकि लोकतंत्र में
कोई जिसको जितना ज़्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है, वोट डिवाइड होते हैं, वो अलग बात है। पर ये जो हो रहा है चुनावी मौसम में, जो भाषा बिगड़ रही है और लोग एक दूसरे के और ख़ास करके देश के सर्वोच्च नेता से लेके जिसके चाहे बारे में लोग बोल रहे हैं और उल्टे उलट में लोग अलग अलग चीज़ों से तुलना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सचेत किया था कि भाई आप चुनाव में असंसदीय भाषा का प्रयोग ना करें और ऐसा कुछ ना बोलें कि दूसरे की भावना आहत हो। पर लगातार हम देख रहे हैं कि नेता अगर ऐसा बोलते हैं, बाद में खेद व्यक्त करते हैं या उनको लगता है कि हमारी भाषा का जो है वो अलग ढंग से अर्थ निकाला जा रहा है। तो ऐसा क्यों होना चाहिए कि जब हम एक सार्वजनिक मंच पे खड़े हैं तो हमको अपनी भाषा का संस्कार जो है वो ऐसा रखना चाहिए कि कल को हमको उसमें खेद व्यक्त ना करना पड़े या फिर हम अड़े रहें। अगर हमने गलत नहीं बोला है तो हमको ये होना चाहिए कि हमने तो जो बोला हमारी अपनी क्षेत्र लोकल भाषा में बोला, इसका अर्थ यही होता है। ये भी हो सकता है, पर जब आप लगातार इस तरह करते हैं तो लोग कहीं ना कहीं मुद्दे जो है, मेन मुद्दे जो हमारी बेरोजगारी का बात होना चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, नारी सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, पानी का संकट से छत्तीसगढ़ जूझ रहा है उसकी बात होनी चाहिए, बस्तर में नक्सलवाद की बात होनी चाहिए, वो सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं और बात होती है कि कवासी लखमा क्या बोल रहे हैं और उसके बाद में कश्यप क्या बोल रहे हैं। तो मेन मुद्दे जो होते हैं हमारे, वो कहीं ना कहीं नेपथ्य में चले जाते हैं। ये विषय लंबा है, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।